नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता, क्षेत्रीय व्यापारिक समझौता रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो चुका है। मूल रूप से इसे 16 देशों के बीच में इस समझौते को लागू किया जाना था, लेकिन अब भारत के बाहर होने की वजह से ये संख्या 15 हो चुकी है। असल में ये बातचीत इस समझौते को आकार देने के लिए 2013 से ही लगातार चली आ रही थी। कई सारी बैठकें हुई, कई सारी मीटिंग्स हुई, सम्मेलन हुए, लेकिन फाइनली 2019 में 4 नवंबर 2019 को भारत ने इस समझौते से खुद को अलग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में उनकी आत्मा ये नहीं मानती थी कि भारत के किसानों के और भारत के उद्योगों को ताक पर रख के भारत इस समझौते में शामिल हो। बकौल पीयूष गोयल उन्होंने उस समय भी साफ किया था कि एज ऑफ नाउ हम लोगों का कोई भी इरादा नहीं है कि हम लोग RCEP में शामिल हो। RCEP की थोड़ी सी बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि 2013 से ही समझौते पर बातचीत हो रही थी। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 देश और साथ में 6 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, चीन, भारत और न्यूजीलैंड, इनके बीच में ये समझौता होना था। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि व्यापार को सुगम और सरल बनाया जाए और इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं उनके उत्पादों और सेवाओं को दूसरे देश तक इजी एक्सेस दिया जाए, ताकि पूरा क्षेत्र जो है वो एक व्यापारिक इकाई के रूप में विकसित हो सके। इसका जो सबसे बड़ा फायदा था वो ये था कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बात करता था, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बात करता था, जिससे किसी भी देश को व्यापारिक घाटा ना हो और हर देश जो है अपने उद्योगों को लेकर और व्यापार को लेकर तरक्की करे। भारत का इसमें शामिल ना होने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि चीन का उस वक्त जो रवैया था भारत के प्रति वो काफी अलग था, काफी ठंडा था, काफी सारे स्टैंड ऑफ्स हो चुके थे, बॉर्डर पे क्लैशेस हो सके थे और एक तरफ बॉर्डर पे क्लैश और दूसरी तरफ मेज पे बैठ के व्यापार की बातें करना, ये थोड़ा सा अजीब था। तो भारत ने ये काफी बड़ा रीजन माना था और साथ ही साथ चीन का जो एक रवैया रहा है हमेशा से लेके एक एग्रेसिव मार्केट पॉलिसी, चीन के उत्पादों को चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो या इलेक्ट्रिकल गुड्स हो या टॉयज हो, उसे भारत का इजी एक्सेस मिल जाता है। लेकिन भारत की जो इम्पोर्टेंट चीजें, जो भारत के इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसे चीन अपना एक्सेस नहीं देता। चीन ने हमेशा से उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है। तो एक एप्रीहेंशन था कि चीन का जो बड़ा व्यापार है उसे भारत में आसानी से एक्सेस मिल जाएगा और हमारा जो ऑलरेडी चीन से हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो भारत के किसानों को लेकर था। अगर हम लोग वैश्विक मानदंडों पे देखें, अगर हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स देखें, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी काफी कम है। इसमें एक उदाहरण अगर हम लोग लें मिल्क का, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो एक एवरेज काऊ का मिल्क प्रोडक्शन है वो 4 से 5 लीटर होता है, लेकिन अगर हम लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यही चीज जानने की कोशिश करें तो वो भारत का 4-5 गुना या कभी कभी 6 गुना भी हो जाता है। ऐसी दशा में भारत के किसानों के लिए ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि वो उत्पाद काफी सस्ते मार्केट में मिलते हैं और हमें काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तो अपने उद्योगों को और अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए भारत ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। अब अगर ये देखने की कोशिश करें कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, तो इसमें 2 काफी बड़ी चीजें जो बहुत साफ हमारे सामने दिखती हैं। वो पहला ये है कि इतने बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन से, समझौते से खुद को अलग करने से भारत के आइसोलेटेड होने की संभावना है। ये जो पूरा रीजन है, इसने अपने आप को एक व्यापारिक इकाई के रूप में विकसित करने का फैसला किया और भारत इससे अलग होकर शायद कोई बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि व्यापार जो होता है वो एक म्यूचुअल समझौता, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। इनमें दोनों लोगों के बीच में अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो दूसरा बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा वो ये है कि क्षेत्र भर में पूरा जो इकोनॉमिक समझौते हैं, जो उत्पाद है वो अच्छी क्वालिटी के और कम दामों पे मिलेंगे।
भारत का उपभोक्ता वर्ग इससे वंचित रह जाएगा। कई सारे विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि हम लोग उत्पादक वर्ग के हिसाब से तो सोच रहे हैं, लेकिन ग्राहक वर्ग के हिसाब से गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि कई सारे देशों ने, खास तौर पे जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ये बात साफ की थी कि भारत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, जब भी वो चाहे तो वो RCEP में नेगोशिएशंस कर सकता है। आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा और क्षेत्रीय स्तर पर RCEP कितनी बड़ी सफलता या असफलता साबित होगी, इसके लिए हमें आने वाले वक्त की ओर टकटकी लगाकर देखते रहना होगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।